आज का सेशन होने वाला है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जो कि है जॉफरी चॉसर। अब जॉफरी चॉसर का जन्म हुआ था इन लंदन और इनका जन्म हुआ था अराउंड 1340 टू 1343 के बीच में। हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि इनका जन्म कब हुआ था, पर कहीं स्कॉलर्स का मानना है कि 1343 करेक्ट डेट है। अब बात करते हैं उनके फादर की। उनके फादर का नाम था जॉन चॉसर। अभी जॉफरी चॉसर के फादर और ग्रैंडफादर दोनों ही वाइन मर्चेंट थे। अब जॉफरी चॉसर की जो फर्स्ट जॉब होती है वो एज अ पेज होती है। पेज मतलब जो मैसेजेस एक दूसरे को पहुंचाते हैं वो काम करते थे काउंटेस ऑफ अल्स्टर के लिए। फिर हम देखते हैं कि जॉफरी चॉसर ने पार्टिसिपेट किया था इन 100 Years वॉर, तब वो बंदी बना लिए गए थे और एडवर्ड III ने रैंसम देकर चॉसर को छुड़वाया। अगर आपको पता है, एक फेमस कोट है, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन। वैसे ही बात करते हैं जॉफरी चॉसर के सोलमेट के बारे में। अब जॉफरी चॉसर ने शादी की थी इन ईयर 1366 जिनका नाम था फिलिपा। अब ये बेटी थी सर पायन रॉड ऑफ हेनॉल्ट की और सिस्टर इन लॉ थी जॉन ऑफ गाउंट। और सिस्टर इन लॉ कैसे थी? जॉन ऑफ गाउंट की थर्ड वाइफ थी कैथरीन, उनकी बहन थी ये फिलिपा। जॉन ऑफ गाउंट इम्पॉर्टेंट पर्सन थे चॉसर की लाइफ में क्योंकि वो पेट्रॉन थे चॉसर के। पेट्रॉन मतलब काइंड ऑफ कह सकते हो फाइनेंशियल सपोर्ट जो चॉसर को देते थे। अब जॉफरी चॉसर ने कहीं सारे पोजीशंस निभाए हैं अपने लाइफ में। जैसे कि हम देखते हैं 1347 में वो कंट्रोलर होते हैं ऑफ कस्टम्स इन पोर्ट ऑफ लंदन। 1386 में वो नाइट होते हैं केंट के लिए। इतना ही नहीं, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी होते हैं। और जो लास्ट ऑफिशियल पोजीशन चॉसर ने निभाई थी वो थी एज ए डेप्यूटी फॉरेस्टर। अब हम देखते हैं कि चॉसर ने अपनी लाइफ टाइम में 3 इंग्लिश किंग्स के लिए काम किया था। फर्स्ट है एडवर्ड III, सेकंड है रिचर्ड II और थर्ड है हेनरी IV। अब हम देखते हैं कि जो चॉसर के टाइम पे जो इंग्लिश थी वो थी मिडिल इंग्लिश और जो लैंग्वेज चॉसर बोलते थे और लिखते थे वो थी लंदन डायलेक्ट। अब चॉसर के जितने भी वर्क्स हैं वो 3 पीरियड में स्कॉलर्स क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट है फ्रेंच, सेकंड है इटालियन और थर्ड है इंग्लिश। फर्स्ट वर्क जो कि क्लासिफाई होता है इन फ्रेंच पीरियड वो है चॉसर की वर्क, एक फ्रेंच पोयम है। अब मैं आपको बता दूँ, रोमन डे ला रोज एक वर्क है जो कि लिखा गया है बाय गियोम दी लॉरेंस। अब इसको चॉसर ने ट्रांसलेट किया है इन मिडल इंग्लिश और उस वर्क का नाम है द रोमेंट ऑफ द रोज। ठीक है, फ्रेंच पीरियड के अंदर फर्स्ट वर्क हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जो कि है ट्रांसलेशन ऑफ फ्रेंच पोयम रोमन डे ला रोज। सेकेंड वर्क जो आता है वो है द बुक ऑफ डचेस। अब ये एलेजी है, एक ड्रीम पोयम है जो कि लिखा गया है इन ऑक्टोसिलेबिक कपलेट्स। अब यहाँ पर अफसोस मनाया गया है कि एक जन की डेथ हो गई है जिनका नाम है ब्लांचे ऑफ लिंसेस्टर। अब ये फर्स्ट वाइफ है जॉन ऑफ गाउंट, जिनको मैं बता चुकी हूँ। जॉन ऑफ गाउंट पेट्रॉन है चॉसर के। अब चॉसर ने इन ईयर 1372 इटली गए थे और जब ये इटली गए थे इन्होंने सिटी, जिनोवा, फ्लोरेंस जैसी जगहों पे ट्रैवल किया था। माना तो ये भी जाता है कि बोकाशो और पेट्रार्क जैसे इटालियन राइटर्स से इनकी मुलाकात हुई। यही टाइम होता है जब चॉसर दांते के वर्क से एक्वेंट होते हैं। अब जो फर्स्ट वर्क इटालियन पीरियड के अंदर क्लासिफाई होती है वो है ट्रॉयलस एंड क्रूसेड। अब ये चॉसर की सबसे लॉन्गेस्ट पोयम है जो कि लिखी गई है इन राइम रॉयल। अब 2 इंग्लिश राइटर्स और है जो ये वर्क से इंस्पायर होते हैं।
पहले तो है रॉबर्ट हेनरिसन, जिन्होंने वर्क लिखा था द टेस्टामेंट ऑफ क्रिसेड, और शेक्सपियर, जिन्होंने एक ट्रेजेडी लिखी थी ट्रायलिस एंड क्रिसेडा। अब मैं आपको बता दूँ, ये जो वर्क है चौसर की ट्रायलिस एंड क्रिसेड, ये है बोकाशियो, इसकी जो स्टोरी है ली गई है फ्रॉम बोकाशियोज इल फेलेस्ट्रो। अब इटालियन पीरियड ये कैटेगरी के अंदर सेकेंड इनकम्प्लीट पोएम आती है, वो है एनेलिडा और आर्काइड। अब वन ऑफ द सोर्सेस ये जो रही होगी वो होगी बोकाशियो की टेसेडा। एनेलिडा और आर्काइड का जो प्लॉट है वो बहुत ज़्यादा सिमिलर है नाइट्स टेल, जो कि कैंटरबरी टेल चौसर ने लिखी है, उससे बहुत ज़्यादा सिमिलर है। नेक्स्ट वर्क जो इटालियन पीरियड के अंदर आती है वो है द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स। अब ये लिखी गई है इन राइम रॉयल, एक ड्रीम पोएम है। अब यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाती है एक शादी जो हुई थी रिचर्ड टू की एन ऑफ बोहेमिया से। अब इस पोएम में हम देखते हैं कि सेंट वैलेंटाइन्स डे का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस होता है लवर्स के लिए। अब जो इसका प्लॉट है, समरी है, वो इस तरीके से है कि पोएट जो नरेटर है वो रीड कर रहा है सिसरो की सोमनियन सिपोनिस। अब जब पोएट ये पढ़ रहा होता है तो वो अफसोस जताने लगता है कि जो उसे चाहिए वो उसके पास नहीं है और जो उसे नहीं चाहिए वो उसके पास है। और इसकी ओपनिंग लाइंस काफ़ी इंटरेस्टिंग है, एग्ज़ाम्स में कई दफ़ा पूछी जाती है। द लाइफ सो शॉर्ट, द क्राफ्ट सो लॉन्ग टू लर्न। अब हम देखते हैं कि एक पोएट को विजन आता है जहाँ पर एक असेंबली है बर्ड्स की। अब यहाँ पर 3 मेल ईगल्स इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं एक ब्यूटीफुल फीमेल ईगल को। अब डिबेट छिड़ जाती है बर्ड्स के बीच में कि एक लव को सक्सीड करने के लिए क्या क्या क्वालिटीज़ चाहिए होती है। अब हम देखते हैं कि जब पोएम ख़त्म होने वाली होती है तब कोई कंक्लूजन निकल के नहीं आता और सारी बर्ड्स मिलकर डिसाइड करती है कि वो 1 साल बाद फिर मिलेंगे और डिसाइड करेंगी लव को सक्सीड करने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया चाहिए होती है। चलिए बात करते हैं लास्ट वर्क की, जो कि इटालियन पीरियड के अंदर आती है, वो है द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन। अब ये वर्क बेस्ड है 3 इम्पॉर्टेंट वर्क्स पे। फर्स्ट है बोकाशियो की डी क्लैरिस मुलाब्रिस, सेकेंड है वेटे वेरोरम एट फेमिनियम इलास्ट्रियम और थर्ड है ओविड्स की हेरोइड्स। अब यहाँ पर दर्शाया गया है क्वीन एल्सिस्टा, जो कि रिप्रेजेंट करती है एन ऑफ बोहेमिया, जो चौसर को कह रही है कि तुमने हमेशा जितने भी वर्क्स लिखे हैं उसमें वुमेन को हमेशा पुअर लाइट में दर्शाया है। अब मैं चाहती हूँ कि तुम एक वर्क ऐसा कंपोज करो जहाँ पर वुमेन की सारी अच्छी क्वालिटीज़ को तुम दर्शाओ। तो अब चौसर ने भी ठानी कि वो एक वर्क कंपोज करेंगे जिसमें वो फीमेल्स को अप्रिशिएट करेंगे। अब ये वर्क मैं आपको बता दूँ इनकम्प्लीट वर्क है और 9 फेमस फीमेल स्टोरीज़ यहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ पर जो कैरेक्टर्स इम्पॉर्टेंट फीमेल्स को दर्शाया गया वो है क्लियोपैट्रा, थिस्बी, टीटो, हिप्सिपिल, मीडिया, लुक्रीस, एरेंडीन, फिलोमिला, फेलिस और हाइपरमेनेस्ट्रा। अब चौसर के लिटरेरी करियर का फाइनल पीरियड जो कि इंग्लिश पीरियड है, जिसका स्पैन है अराउंड 1385 टू 1400। अब इसके अंदर इम्पॉर्टेंट वर्क आती है जो कि है कैंटरबरी टेल्स। ये मैग्नम ओपस को किसी और दिन डिटेल में डिस्कस करेंगे, पर ये जान लेना कि ये इंग्लिश पीरियड के अंदर आती है। अब जॉफ्री चौसर की मृत्यु होती है ऑन 25 अक्टूबर 1400 में। और मैं आपको बता दूँ 2 इम्पॉर्टेंट लोगों ने स्टेटमेंट दिए हैं चौसर को अप्रिशिएट करते हुए। पहले थे थॉमस हॉकलीफ, जिन्होंने कहा द फर्स्ट फाउंडर ऑफ आवर फेयर लैंग्वेज।
फिर स्पेंसर ने चॉसर के लिए कहा है द वेल ऑफ इंग्लिश अनडिफाइल्ड। स्पेंसर ये स्टेटमेंट के थ्रू हमें समझाना चाह रहे हैं कि उस टाइम पे जितने भी राइटर्स थे लैटिन, ग्रीक या फ्रेंच का यूज़ कर रहे थे। जॉफ्री चॉसर ने एक यूनिक रास्ता अपनाया और मिडिल इंग्लिश में उनके सारे वर्क्स लिखे। फिर हम देखते हैं जॉन ड्राइडन ने भी अप्रिशिएट करते हुए जॉफ्री चॉसर को कहा है द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। अब ये जो स्टेटमेंट है, जॉन ड्राइडन ने एक बुक लिखी थी फेबल्स एंशिएंट एंड मॉडर्न, उसके प्रीफेस में ये स्टेटमेंट दी थी। बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो। इसी तरह बहुत ज़्यादा लिटरेचर वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।